तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने 334 तक का MCQs क्लियर करे थे। तो आज हम लोग इससे आगे को जो हमारी MCQ की सीरीज़ चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम लोग आगे को कवर करेंगे। आज हमारा नया टॉपिक है सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन पूना पैक्ट। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, जो लास्ट ईयर उत्तराखंड के पेपर्स में आए हुए हैं, उससे हम लोग MCQs कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ज्योतिराम कांडपाल। पंडित ज्योतिराम कांडपाल गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चले। नमक कानून तोड़ने के कारण उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। गुजरात सरकार द्वारा जारी दांडी यात्रा सूची में ज्योतिराम कांडपाल का नाम 68वें क्रम पर अंकित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान, मैं आप लोगों को एक चीज़ और, सॉरी मैं आप लोगों को एक मिनट रोकूंगा। इससे पहले जो भी हमारे 334 तक का MCQs हैं विद फैक्ट विद एक एक लाइन एक एक वर्ड मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर करे हैं। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला आज का हमारा पहला MCQ था। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? आंसर है इसका ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 सितंबर 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता BR अम्बेडकर के मध्य हुआ और इसी दिन इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा जारी सांप्रदायिक पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों के साथ 2 दलित वर्गों पर लागू करने के कारण महात्मा गांधी द्वारा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया था। इस अनशन का समापन पूना समझौता के बाद हुआ। ठीक है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 सितंबर 1932 को। किस किस के बीच हुए? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है पूना पैक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। भारत के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जिस बात के लिए स्मरणीय है वह है, क्या है आंसर? महात्मा गांधी का दांडी मार्च। भारत के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी का दांडी मार्च की बात के लिए स्मरणीय है। ठीक है। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट कह रहा है दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम में से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 240 किलोमीटर की 12 मार्च को शुरू हुई। ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया। ठीक है। 339 था हमारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। यह है ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की। ठीक है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1931। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को। यहाँ पर याद रखने के लिए 5 मार्च कर लेते हैं। ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन बिना नमक कर दिए कर मतलब टैक्स है। ठीक है। यहाँ पर बिना नमक कर दिए नमक बनाने की छूट, किनारों पर हिंसा आरोपियों के अलावा राजनीतिक बंदियों की रिहाई, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न करना आदि थे। कांग्रेस नेताओं ने इसका स्वागत किया। के एम मुंशी ने इस घटना समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युग प्रवर्तक घटना कहा। इस समझौते के संदर्भ में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। अच्छा,
गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए? 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान बहादुर गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके स्वयं सेवकों को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था, जो आधी बाह का लाल कुर्ता पहनते थे। यह आंदोलन 1929 से 1930 में सक्रिय रहा था। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी जी हरिजन कल्याण हेतु हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 ईस्वी को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में की गई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 ईस्वी को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। इसकी शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल हैं। ठीक है। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। सेवक संघ महात्मा गांधी जी द्वारा। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। 30 सितंबर 1932। अब देखो एक चीज़ और है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 30 सितंबर 1932 को। इधर पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 सितंबर 1932 को, 6 दिन पहले। ठीक है, याद रखना दोनों डेट, यहाँ से याद हो सकती हैं बहुत इजीली। फैक्ट इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये फैक्ट नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं होता। ठीक है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 सितंबर 1932 को। और हरिजन सेवक संघ कब गठित किया गया? 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। भी हमने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? ये है नहीं, ये तो गांधी इरविन है। दांडी यात्रा पढ़ी होती है अभी। ये है दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 को है। लेकिन ये भारत के इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस बात की स्मरणीय? महात्मा गांधी का दांडी यात्रा कब, अच्छा प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। चलो फैक्ट वगैरह फैक्ट पढ़ते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में 78 चुने हुए अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का श्री गणेश किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। 5 अप्रैल 1930 को। यहाँ क्या डेट है? यहाँ 6 अप्रैल 1930 को है। अच्छा चलो ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। नमक कानून को तोड़ने से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी तथा गोरखा वीर खड़क बहादुर ने भी भाग लिया था। ठीक है। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? 1930 को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की? 1930 को। निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे? सी राजगोपालाचारी। 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का सी राजगोपालाचारी हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। सांप्रदायिक अधिनियम 16 अगस्त 1932 के विरोध स्वरूप गांधी जी ने यरवदा जेल में 29 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर विभिन्न नेताओं ने अंबेडकर और गांधी जी को दलितों के विषय में समझौते के लिए राजी किया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी स्वीकार करके सांप्रदायिक निर्णय में शामिल कर लिया। 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए
148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों का ही प्रावधान था। केंद्रीय विधानमंडल में 18 सीटें दलित वर्गों को दी गई। इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। नेक्स्ट है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने मई 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने व्यापक रूप से अपने सिद्धांतों की व्याख्या की तथा अपने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रारंभ उद्देश्य है सर्वोदय। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर एवं विकेंद्रीकृत बनाना था। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान की संकल्पना की गई है, अर्थात सर्वोदय का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वोदय। गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती के किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, 5 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। अभी हमने पढ़ा था, देखो कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था। दांडी यात्रा कब प्रारंभ कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब हुई थी? 5 अप्रैल 1930 को। इसको 5 अप्रैल कर दो। ठीक है। 5 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। शुरू कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। मार्च अप्रैल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन किया। इसमें गांधी जी समेत 78 लोगों ने पैदल यात्रा 390 किलोमीटर की। 12 मार्च की शुरू हुई ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च से हुई थी। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत में से किस गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1930 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस में लंदन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन आए। गांधी लंदन में किंग्स हॉल में ठहरे थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? द्वितीय। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। अब देखो भाई, 3 डेट याद रखना। पहली दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। खत्म कब हुई थी? 5 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। जिस दिन दांडी यात्रा खत्म हुई थी उस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। सेम डेट है, सेम ईयर है।
दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा, पूना समझौता। 3 डेट बिल्कुल आपके चार चार। गांधी इरविन पैक्ट कब हस्ताक्षर हुआ? 1931 में। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अरे हाँ यार, 4-5 हो गई है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा 30 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता। सितंबर के याद रखना, अप्रैल और मई के याद रखना। सितंबर के आप लोगों को याद रखना है पूना समझौता और हरिजन सेवक संघ। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और हरिजन सेवक संघ 30 सितंबर 1932 को। और दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। 1930 ही है ना? हाँ, 12 मार्च 1930 को। और ख़त्म कब हुई थी? 5 अप्रैल 1930 को। पूना समझौता का ये पूना समझौता है क्या है? गांधी इरविन हो गया, पूना समझौता हो गया, गांधी इरविन, हरिजन सेवक और गांधी जी की दांडी यात्रा हो गई। ठीक है, यहाँ भी हो गया सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल 1930 को, जिस दिन दांडी यात्रा खत्म हुई थी उस दिन सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक अध्यक्ष था घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 ईस्वी में की थी। इसका पूर्व नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, जिसे 13 सितंबर 1933 ईस्वी को परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर थे। अच्छा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से रिलेटेड MCQs आ गए। ठीक है, पहला क्या है? किस दल ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया। मुस्लिम लीग ने इस दिन द्विराष्ट्र की संकल्पना को सांप्रदायिक रंग दिया, जिसके कारण दंगे भड़के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का संस्थापक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये हमने पहले भी पढ़ा है। वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार आंदोलन भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अहिंसक रूप से शुरू किया गया था। इन्हें फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से खुदाई खिदमतगार। खो याद रखना, खो से खुदाई, खो से खान शुरू किया था इनने। और फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था? जॉन साइमन। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा, जिसमें लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस स्टेफर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर प्रमुख थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था? जॉन साइमन। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। अंतरिम सरकार में निम्न सदस्य थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सर सफाद अहमद खां, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, C. राजगोपालाचारी और डॉक्टर C.H. भाभा शामिल किए गए। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्वाधीनता के लिए नुस्खा खोजने के वास्ते क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में
भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत आया था। ठीक है। किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? क्रिप्स मिशन की। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता की अनंतिम महालड़ाई थी। क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। 14 जुलाई 1942 के वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है। किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? क्रिप्स मिशन की। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने वर्ष 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने ही घोषणा की थी कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, किंतु 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ाद कर दिया गया। अच्छा, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ठीक है। किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? क्रिप्स मिशन की। निम्नलिखित अमेरिकी पत्रकारों में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया। अरुणा आसफ अली। भाई देखो, ग्रैंड ओल्ड मैन कौन थे? हमारे लाला लाजपत राय। और ग्रैंड ओल्ड, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, लाला लाजपत राय को हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और इंडियन पॉलिटिक्स का पितामह कहा जाता है। ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा असफ अली। याद रखना भाई, लिख लेना कहीं पर कॉपी में। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली। ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड मैन लाला लाजपत राय। दोनों याद रखना। ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली, ग्रैंड ओल्ड मैन लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर बैंक में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव के आलेख गांधी जी ने तैयार किया था। महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति का हेतु है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता भूमिगत होकर रेडियो की संचालन करती थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई। ये उस दल की सदस्या थी जिन्होंने आंदोलन के दौरान नेतृत्व का अभाव होने के कारण रेडियो के माध्यम से सक्रियता निभाई।
ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत के पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 30 जून 1948 को। ब्रिटिश शासन ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 30 जून 1948 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू की। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 को। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 से भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947। ये है 20 फरवरी 1947। लिख भी लेना तारीख। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 से भारत छोड़ने की घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। 47 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर से गांधी जी के नाम एक अपील की। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम आरंभ हो चुका है। भारत की स्वतंत्रता के इस पवित्र संग्राम के अवसर पर हम आपके आशीर्वाद तथा शुभकामनाओं की इच्छा करते हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। पहला है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। 1 2 4 1 2 क्या है? पहला है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और फोर्थ है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है। फैक्ट क्या कह रहा है? 1942 में आए क्रिप्स प्रस्तावों की विफलता तथा जापानी आक्रमण के बढ़ते खतरे ने भारतीय जनमानस को निराश तथा बेचैन कर दिया। इसी परिस्थिति में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्धा प्रस्तावों की पुष्टि कर दी गई। बम्बई कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया, जिसका फल भारत छोड़ो आंदोलन था कि किसी भी परिस्थिति में यह आंदोलन रोका नहीं जाएगा। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है। पहला कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करना और साहस दिलाने की सफलता मिली। पहला सही होना चाहिए। दूसरा कह रहा है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। दोनों सही होने चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सही है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था? विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव के मोह भंग होने पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया, जिसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध खुलेआम प्रचार करना था। ठीक है। इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इस आंदोलन में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह आंदोलन 17 दिसंबर 1940 को स्थापित कर दिया गया। 5 जनवरी 1941 को यह अभिनय फिर शुरू किया गया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सर्वोदय की शुरुआत इसी सत्याग्रह में की थी। कांग्रेस के 1940 रामगढ़ अधिवेशन में इस आंदोलन को प्रस्ताव किया गया था और बारडोली अधिवेशन 1941 में इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया। व्यक्तिगत आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसी आंदोलन में 25,000 से अधिक लोग स्वैच्छिक जेल गए थे। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे।
नेक्स्ट है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल? नहीं, कोई नहीं थे इसमें से। किसका किया था? अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी ने विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग वरना इसी में रह जाएंगे। ठीक है, हमारा क्या क्या रह गया? उत्तराखंड हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके MCQ करने, और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उत्तराखंड ज्योग्राफी भी है यार अभी, उत्तराखंड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उत्तराखंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड हिस्ट्री एंड कल्चर। 4 टॉपिक और रह गए। चारों आप मान के चलो कि 600 MCQs हैं। 2400 MCQs और करने हैं अभी हमने पेपर तक। 24 MCQs मतलब अगर हम लोग 100 क्वेश्चन भी 100 MCQ भी एक दिन करेंगे तो आराम से हो जाएगा एक महीने, मतलब मार्च मंथ में तो मोस्टली MCQs क्लियर हो जाएंगे हमारे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। जिन्ना की हठधर्मिता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमज़ोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांटा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। लॉर्ड लिथगो के समय में ही पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई तथा 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लिया गया। ठीक है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के बम्बई बैठक में 8 अगस्त 1942 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जिनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे देगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस एवं INA। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ? सिंगापुर। 12 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना के सहयोग से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र करना था। सिंगापुर को आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज में कुल 4 ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे के भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक को जिन्होंने परिवर्तित किया वह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इस मिशन का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर हुआ। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टोफेट क्रिप्स अध्यक्ष
व्यापार बोर्ड तथा लॉर्ड A.V. अलेक्जेंडर प्रमुख नौसेना शामिल थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को फूजीहारा को सौंप दिया, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? कहाँ किया गया? सिंगापुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? BC दत्त। भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित एक सशस्त्र सेना थी जो भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण में थी। इससे संबंधित रासी अली, PK सहगल व शहनवाज आदि थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार आया? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। कैप्टन फूजीवारा ने उन्हें मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया, मतलब सौंप दिया। इन युद्ध बंदियों को लेकर मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना नाम से आज़ाद हिंद फौज खड़ी की। अतः इसके प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर कैथे भवन में हुए समारोह में राज बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी थी। ठीक है। भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पहला था सतारा 1848 ईस्वी में। दूसरा था जैतपुर और संबलपुर 1839 ईस्वी में। तीसरा था बघाट 1850 में। फोर्थ था उदयपुर 1852 में। फिफ्थ था झांसी 1853 में। मतलब सीक्वेंस वाइज कौन कौन से इसने कर रखे हैं जो मिलाए हैं राज्य? जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर बघाट 1850 में, फिर उसके बाद उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। 1848 से 1854 के बीच में है। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन डी से याद रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डी और लॉर्ड डलहौजी डी। ठीक है। फिर हमारा लॉर्ड रिपन के सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। उपरोक्त सभी। फैक्ट्री अधिनियम 1881, शिक्षा में सुधार, भूमि और किराएदारी सुधार। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के प्रमुख सुधार। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। लॉर्ड रिपन के समय में कराई गई। ठीक है। 1881 में इससे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। फिर 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। फिर है भूमि और किराएदारी संबंधी सुधार। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस जुडिशियल प्लान के द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग किया? जुडिशियल प्लान 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशियल प्लान 1793 में पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से
अलग कर दिया। जिले में जजों का कार्य केवल न्याय देना था, प्रशासनिक कार्य नहीं। अब देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो करी थी, नियुक्ति करी थी। ठीक है, याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवाल जो हमारे हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार करा था। इस तरह करा था, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करा था, वरना पहले ये पद एक ही थे। ठीक है, कार्यपालिका को इसे डीएम को सौंपा और न्यायपालिका को न्याय जजों को सौंपा। ये काम था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जुडिशल प्लान, जिसे हम 1793 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 का कार्यकाल। फिर है सराल्स मेटकॉफ 1832 से 36। ऑल ऑफ मेयो 1869 से 72। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और बाद में ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय बने। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह को दबाने में लॉर्ड कैनिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रथम बार सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक ने किया था। यह प्रणाली अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने राजनीतिक व सैन्य प्रभाव को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। अंग्रेजों ने इस नीति के माध्यम से भारतीय रियासतों को अपने अधीन लेने का प्रयास किया। इस प्रणाली के तहत रियासतों को ब्रिटिश सेना की सहायता लेनी पड़ी थी और बदले में उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती थी। इस नीति से ब्रिटिश साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। सहायक संधि नीति का प्रारंभ सर्वप्रथम हैदराबाद 1798 के निज़ाम के साथ हुआ था। मैसूर में 1799, तंजौर में 1799, अवध में 1801, पेशवा में 1801 में की गई थी। सहायक सिंधिया के साथ फरवरी 1804 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। वे 1880 से 1884 के बीच भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। इस प्रकार बंगाल को प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया, उक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों का दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के तहत भारत मेहर, सोम प्रकाश सहचर, ढाका प्रकाश तथा उनके अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार में परिवर्तित हो गई थी। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया, उक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? वन मैन बाउंड्री, लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में जश्न मनाने के बजाय गांधी जी कलकत्ता में थे, जहां उन्होंने विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भड़के सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ अपनी पूरी आत्मा लगा दिया था। इस साहसिक कदम को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अभी हमने पढ़ा था पिछले। भारत में सिविल सेवाओं की नींव रखने का श्रेष्ठ वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, जबकि सिविल सेवाओं में आंतरिक कार्यप्रणाली में सुधारों और
आधुनिकीकरण के प्रयासों के चलते लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, जोधपुर और जयपुर था। बंगाल इस संधि को नहीं स्वीकार किया था। बंगाल ने संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन के कार्यकाल में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई, जो अब तक जारी है। इसके कार्यकाल में ही सर्वप्रथम 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यह युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा लड़ा गया था, जो निर्णायक सिद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने ही 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 था। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र घटित हुई थी। इल्बर्ट बेल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बेल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी वायसराय थे। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है। किसके शासनकाल में भारत में डाक टिकट सेवा प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन। भारत में डाक टिकट सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच इसी के शासनकाल में चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी आंसर दे रखा है सी। लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड डलहौजी है भाई। यहाँ सी मेरे का, यहाँ डी कर रखा है, क्या कर रखा है? रुक जाओ, अभी क्लियर हो जाएगा। ये रेलवे लाइन कहाँ से, मुरादाबाद वाली हमने पढ़ी थी ना, अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये है, ये किसके शासनकाल में हुआ था? किस वर्ष रेल की पटरियाँ मुंबई से ठाणे? यार इसने तो क्लियर ही नहीं कर रखा है इसमें। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वरना यहीं रह जाएंगे। इसको काट देना, ठीक है। और अगर किसी को आता हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को क्लियर कर देना भाई, अगर आप लोगों में से किसी को आएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? सर 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है, अब हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं, हम लोगों ने आज कहाँ से क्या क्या पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ज्योतिराम कांडपाल। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए समझौते को क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। भारत के इतिहास में 5 अप्रैल 1930 की तिथि जिस बात के लिए स्मरणीय है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी में यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। गांधी इरविन पैक्ट समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 5 मार्च 1931 को। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा 30 सितंबर 1932 को। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1930 में। निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं था? सी राजगोपालाचारी।
महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल वार्ड के समय। फिर है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये था हमारा अहमदाबाद। गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य है सर्वोदय। गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि को दांडी पहुंचा? 12 मार्च को शुरू हुआ, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को। निम्नलिखित में से किस गोलमेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? द्वितीय। ठीक है। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ संस्थापक अध्यक्ष था घनश्याम दास बिड़ला। किस दल ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया? मुस्लिम लीग। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का संस्थापक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार का। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था? जॉन साइमन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की स्वाधीनता के समय के लिए नुस्खा खोजने के वास्ते क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? क्रिप्स मिशन। भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। निम्नलिखित अमेरिकी पत्रकारों में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ग्रैंड ओल्ड मैन लेडी के नाम से अरुणा असफ अली को जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लाला लाजपत राय को। ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 30 जून 1948 को। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 से भारत छोड़ने की घोषणा कर दी थी 20 फरवरी 1947 को। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों के भारतीय के निराशय का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। ठीक है। नीचे दो वक्तव्य हमारे वो थे स्टेटमेंट वाले। पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्ति का सत्याग्रह किया था? विनोबा भावे। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्ति का सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया था? इनमें से कोई भी नहीं था। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। सुभाष चंद्र बोस एवं INA इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय सेना। ठीक है। सिंगापुर में किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ादी हिंद फौज का गठन हुआ था? सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक को जिन्होंने प्रवर्तित किया वह थे सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कप्तान मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था? सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? BC दत्त। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया? सिंगापुर। निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था? कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। लैब्स का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड रिपन के सुधारों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। फैक्ट्री अधिनियम 1881, शिक्षा के सुधार, भूमि और किराएदारी सुधार, ये सब लॉर्ड रिपन ने कराए थे। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस जुडिशियल प्लान के द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग किया? जुडिशियल प्लान 1793। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग। 1863 से 65 ये नहीं था। लॉर्ड 1856 से 1862 था। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम बार सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1878 का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? उक्त भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। निम्न में से किसने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वॉलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? बंगाल।
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? 1935 में। ठीक है, तो यार आज हम लोग 400 तक का ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे के पूरे जो जितने भी बचे हैं वो इतने ही बचे हैं, 400 से 556 टिकट्स और बचे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे। ठीक है, तो यार अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना, और मेरे को भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अच्छी वीडियोस। तो हम लोग ऐसे सारे के सारे MCQs क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने इतना वीडियो देखी, अब थैंक यू सो मच। ठीक है।